हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं इस चैनल पे ज्योग्राफी सीरीज चल रही है भारत की और भूगोल की। तो पिछली क्लास में हमने किया था कृषि। कृषि थी हमारा 3 क्लास के अंदर, कृषि टॉपिक है वो खत्म हो गया। अब आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। कौन सा? उद्योग है। कौन से? प्रमुख औद्योगिक प्रदेश तथा प्रमुख उद्योग। औद्योगिक प्रदेश और प्रमुख उद्योग। आप इससे क्या समझते हो? मतलब ये जो शब्द हैं दो हैं, ये वाले जो दो शब्द हैं, ये एक मिनट जरा। हाँ, ये वाले जो जो शब्द है, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश तथा प्रमुख उद्योग। औद्योगिक प्रदेश का मतलब ये है कि विश्व के अंदर वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां वो जो सिर्फ और सिर्फ, जैसे होता है ना कि प्रमुख क्या कहते हैं वो, विश्वकर्मा औद्योगिक प्रदेश क्या है? मतलब सिर्फ वहां उद्योगों का क्षेत्र है। मतलब हर शहर के अंदर या हर देश के अंदर एक औद्योगिक क्षेत्र अलग से बनाया होता है। जनता जो बसती है वो क्षेत्र अलग होता है। जहां जनता बसती है और औद्योगिक क्षेत्र होता है वो अलग होता है। क्यों औद्योगिक क्षेत्र अलग होता है? क्योंकि वहां पे क्या कहते हैं, फैक्ट्रियां वगैरह होती हैं। फैक्ट्रियां होने की वजह से वहां पे पर्यावरण वगैरह की समस्याएं या पोल्यूशन की समस्याएं ज्यादा होती हैं और वो उद्योगों के हिसाब से बनाया जाता है। इसलिए औद्योगिक प्रदेश अलग होते हैं। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे औद्योगिक प्रदेश विश्व के, किसके? विश्व के। और प्रमुख उद्योग। प्रमुख उद्योग मतलब क्या है कि प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं और वो कहाँ कहाँ स्थित। प्रदेशों के अंदर हम ये देखेंगे कि विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कहाँ स्थित हैं और कौन से महाद्वीपीय देश के अंदर कौन सा औद्योगिक प्रदेश सबसे ज्यादा पॉपुलर है। और प्रमुख उद्योग के अंदर कौन से उद्योग हैं कि कागज उद्योग जो वो कहाँ, इंडस्ट्रियल उद्योग वो कहाँ, प्लास्टिक उद्योग, उर्वरक उद्योग वो कहाँ, ऐसे जो अलग अलग टाइप के जो उद्योग है ना, वो कौन से हैं। और औद्योगिक प्रदेश का मतलब है वो जो प्रॉपर जो जगह है, सबसे ज्यादा उद्योग कौन कौन सी जगह पे पाए जाते हैं और कौन सी जगह में स्थित है, वो चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। और उद्योग का मतलब क्या होता है? जो सेकंड, जो ये जो है ना, एक कृषि और ये उद्योग, उसका कुछ कुछ पार्ट आप इकोनॉमी में भी पढ़ोगे है। जो इकोनॉमी की तरीके से जो वैल्यूएबल है वो आप इकोनॉमी में पढ़ोगे। मैं आपको सिर्फ जो ज्योग्राफी के हिसाब से अपने लिए वैल्यूएबल है वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ है। तो औद्योगिक प्रदेश है। उद्योग का मतलब क्या है? उद्योग का मतलब क्या होता है कि जो कच्चा माल हमें मिला है उसको पका के है और जनता के यूज करने लायक जो बनाते हैं उसको बोलते हैं उद्योग। क्योंकि कच्ची जो चीज होती है उसका आप कच्चे का क्या कर लोगे हैं? कच्चे का कुछ भी नहीं बनता किसी भी चीज का। जैसे कि अगर आप गेहूं है, अगर गेहूं कच्ची है आप अकेले थोड़ी खा लोगे। अब उसके लिए रोटी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? उसको क्या कहते हैं, पहले उस गेहूं को साफ करनी होगी है, पहले उगानी है। उगाने के बाद अगर कच्ची गेहूं आपको मिल भी गई तो उसका आटा गूंदना होगा, आटा आटा बनाना होगा। कहाँ ले जाके? फैक्ट्रियों से ही तो, कारखानों में जाके तो आटा बनेगा और वहीं से जाके ब्रेड बनेगी और वो ब्रेड फिर हम लोगों के खाने लायक होगी। तो मतलब कहने का ये कि कच्ची चीजें किसी काम की नहीं होती, उनको पका के और जनता के यूज करने लायक बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? उद्योगों की। जब उद्योग होंगे तभी सारी जो सामान है, जो कुछ भी यूज करता है एक इंसान, कोई भी चीज हो चाहे यूज करता है जो इंसान, उसको उद्योगों के द्वारा ही उस आकार में ढाला गया है कि उसे कोई इंसान यूज कर सके। अगर उद्योग नहीं होंगे तो कच्ची किसी भी चीज को आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो उसे हम बोलते हैं उद्योग है। मतलब किसी भी कच्चे सामान को पका करके उसे इंसान के यूज करने लायक बनाने की जो प्रोसेस होती है, उन प्रोसेस को अगर हम एक शॉर्ट में नाम दे तो उसे हम बोलते हैं उद्योग है। तो हम और उद्योगी, और जो जहां पे उद्योग होते हैं, जिन स्थानों पर होते हैं, उन्हें बोलते हैं औद्योगिक प्रदेश है। तो चलो, हमने बेसिक्स हमने तुमको समझा दिया। नेक्स्ट शुरू करते हैं। तो उद्योग व्यवसायिक क्रिया का वह भाग है जिसमें वस्तुओं को बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। उद्योग ऐसे अनुक्रमों या प्रक्रियाओं का सामूहिक रूप है जिनके द्वारा कच्चे माल को विक्रय योग्य बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में 3 प्रकार के प्रमुख कार्य विनिर्मित होते हैं। किसी पदार्थ को प्राकृतिक अवस्था से निकालना, मतलब वो जिस अवस्था से हमें है उस अवस्था से निकालना, वहां से निकाल के लेके आना। उसका स्वरूप बदलकर वस्तुओं का निर्माण करना, मतलब उसका आकार बदल देना और उसको जिस यूज से इंसान यूज कर सकता है उस आकार में ढाल देना। फिर निर्मित वस्तुओं को बाजार तक पहुंचाने की व्यवस्था करना, मतलब वो जो चीज बन गई है उन्हें बाजार तक पहुंचा के और फिर उनको बेच के हम जैसे यूज करते हैं उन्हें। ये जो 3 है ये प्रमुख कार्य है। 3 प्रकार के प्रमुख कार्य निर्मित हुए हैं इस प्रक्रिया में। इन 3 प्रक्रियाओं द्वारा उद्योग चलते हैं। उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं का उपयोग या तो उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप में करता है या अन्य उद्योगों अपने उत्पादन में करते हैं। मतलब या तो इंसान प्रत्यक्ष रूप में हम लोग करते हैं उपभोक्ता, या फिर उसकी जो सहायक क्रिया होती है, उद्योगों की जो सहायक क्रिया होती है उसके रूप में से यूज किया जाता है। पहली स्थिति में उन निर्मित वस्तुओं का उपभोक्ता वस्तुओं और दूसरी स्थिति में उन निर्मित वस्तुओं को उत्पादन व पूंजीगत वस्तुएं कहलाते हैं। यदि कोई उद्योग कपड़ा, दिया सलाई या बिस्किट आदि बनाता है तो वे उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करने वाले उद्योग कहलाएंगे, क्योंकि इन वस्तुओं का उपभोक्ता द्वारा सीधा उपयोग होता है। इसके विपरीत मशीन, यंत्र, उपकरणों आदि का निर्माण करने वाले उद्योग उत्पादक वस्तुओं के उद्योग कहलाएंगे, क्योंकि इन मशीनों या उपकरणों के प्रयोग में अन्य दूसरे वस्तुओं का उत्पादन किया
जाता है। नेक्स्ट क्या है, कुछ उद्योग ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो न तो उत्पादक वस्तु और न ही उनका उपभोक्ता द्वारा सीधा उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि बल्कि उन्हें अंतिम रूप से दूसरे उद्योगों से प्राप्त किया जाता है। जैसे कुछ उद्योग प्लास्टिक या एल्यूमिनियम का उत्पादन करते हैं किंतु उत्पादों का उपयोग योग्य रूप दूसरे उद्योगों में दिया जाता है। इन पदार्थों को मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्यवर्ती वस्तु कहते हैं। इसका समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ उद्योग जो प्लास्टिक और एल्यूमिनियम का उत्पादन करते हैं, लेकिन अब प्लास्टिक और एल्यूमिनियम इस लायक भी तो बनने चाहिए ना कि इंसान उन्हें यूज कर सके, तो उनको इंसान के यूज करने लायक बनाने के लिए दूसरे उद्योगों में भेजा जाता है कि भाई आप इसका, जैसे कि प्लास्टिक है तो प्लास्टिक का उत्पादन करते हैं, लेकिन उसको अगर प्लास्टिक की बाल्टी बनानी है तो जो बाल्टी बनाएगा वो दूसरा उद्योग बनाएगा जिसे हम यूज कर सकते हैं। और एल्यूमिनियम को भी, कच्चा एल्यूमिनियम होता है उसको निकालना एक अलग चीज होती है, इकट्ठा करना, फिर उसको किसी और चीज में मिला के एक अलग चीज बनाना, वो और उसको फिर मानव यूज करने लायक बनाना, उसके लिए एक अलग उद्योगों में भेजना पड़ेगा। कहने वाला ये कहना चाह रहा है। इस प्रकार उत्पादक वस्तुओं, उपभोक्ता वस्तुएं एवं मध्यवर्ती वस्तुओं के निर्माण में जिन क्रियाओं को किया जाता है उन्हें ही सामूहिक रूप से उद्योग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस प्रकार उत्पादक वस्तुओं, उपभोक्ता वस्तुएं एवं मध्यवर्ती वस्तुओं के निर्माण में जिन क्रियाओं को किया जाता है उन्हें ही सामूहिक रूप से उद्योग कहा जाता है। निर्माण करने का अर्थ प्राकृतिक साधनों की उपयोगिता में वृद्धि करने वाली उन समस्त क्रियाओं को संपन्न करने से है जिनमें समाज की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। उद्योग के विविध पक्षों को 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? उद्योग के विभिन्न पक्षों को 4 वर्गों में बांटा गया, जिनमें से पहला है निष्कर्षण उद्योग, पुनरुत्पादक उद्योग, वस्तु निर्माण उद्योग और सहायक उद्योग। ये सभी आर्थिक क्रियाएं जो पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले पदार्थों का संसाधनों को मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीधा ग्रहण करने से संबंधित हैं। उन्हें निष्कर्षण उद्योग कहते हैं। जैसे मछली पकड़ना, अन्य वस्तुओं का शिकार, अन्य वस्तुओं का संग्रहण, लकड़ी काटना, खनिज निकालना इत्यादि। पशुचारण तथा कृषि जैसे आर्थिक कार्य जिनके अंतर्गत पृथ्वी से सीधे तथा अंतिम रूप से कई पदार्थ ग्रहण नहीं किया जाता है, बल्कि मृदा संसाधन व प्राकृतिक तत्वों के सहयोग से वर्ष प्रतिवर्ष उपयोग किया जाता है। पुनरुत्पादक उद्योग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पुनरुत्पादक उद्योग कहलाते हैं। निष्कर्षण एवं पुनरुत्पादक उद्योगों से प्राप्त वस्तुओं का कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग करके इनके रूप अथवा गुण धर्म में परिवर्तन करके अधिक उपयोगी बनाने की प्रक्रिया को वस्तु निर्माण उद्योग कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु निर्माण उद्योग कहते हैं। इस प्रकार सभी माध्यमिक उत्पादक कार्य वस्तुतः विनिर्माण उद्योग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इस प्रकार सभी माध्यमिक उत्पादक कार्य वस्तुतः विनिर्माण उद्योग कहलाते। किसी भारी उद्योग की सहायता के लिए स्थापित उद्योग को सहायक उद्योग कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भारी उद्योग की सहायता के लिए सहायक उद्योग को भारी उद्योग कहते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण उत्पादन के पैमाने के आधार पर उद्योगों को 3 वर्गों में बांटा गया। मात्रा एवं उनके नियोजित श्रमिकों की संख्या कहते हैं। उत्पादन के पैमाने एवं आकार, एक मिनट, हाँ, उत्पादन के पैमाने एवं आकार के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। कुटीर या घरेलू उद्योग, लघु या छोटे पैमाने के उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग हैं। उद्योगों का व्यापक वर्गीकरण उद्योग श्रम या आकार के आधार पर कुटीर उद्योग, लघु उद्योग पैमाने और बृहद उद्योग। कच्चा माल एवं निर्मित वस्तुओं के आधार पर भारी उद्योग और हल्के आधार। मतलब इस तरीके से मोटे तौर पर उद्योगों को बांटा गया है 5 भागों में। फिर उन 5 भागों के भी सब पॉइंट है, उनको अलग अलग तरीके से बांटा गया है। जैसे कि श्रम और आकार के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, कच्चा माल एवं निर्मित वस्तुओं के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, और उत्पादक के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है, और कच्चे माल के स्रोत के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है, 6 भागों में। स्वामित्व के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो इस तरीके से जो मेजर पॉइंट्स बांटे गए वो तो बांटेंगे, उसके बाद में छोटे भागों में भी उसे बांटा गया है। तो उत्पादन के आधार पर आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता निर्माण के उद्योग। कच्चे माल के स्रोत के आधार पर कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, चारागाह उद्योग, वनों पर आधारित उद्योग और धात्विक उद्योग तथा रासायनिक उद्योग। फिर है स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग और संयुक्त उद्योग। और धात्विक उद्योग के अंदर लोह धातु के उद्योग और अलोह धातु के, इसको भी देखो सब पॉइंट, इसका भी सब पॉइंट है। उसके बाद में आता है कुटीर उद्योग। है तो कुटीर उद्योग सामूहिक रूप से उन उद्योगों कहते हैं जिनमें लोगों द्वारा अपने घरों में ही उत्पादन एवं सेवाओं का सृजन किया जाता है, न कि किसी कारखाने में। कुटीर उद्योग में कुशल कारखानों द्वारा कम पूंजी एवं अधिक कुशलता से अपने हाथों से माध्यम से वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। इस उद्योग में वस्तुओं का निर्माण लघुतम पैमाने पर होता है। इसका मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, टोकरी बनाना। घर के अंदर 2-5 महिलाएं इकट्ठी हुई, उन्होंने टोकरी बनानी शुरू की और बाजार में भेजी और बेच दी, तो उसे बोलते हैं हम कुटीर उद्योग। है
कुटीर उद्योगों की प्राचीनतम पत्ती है। प्राचीन काल में जब मशीनें तथा यांत्रिक शक्ति उपलब्ध नहीं थी तथा प्रत्येक परिवार को अपनी आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करना पड़ता था, तब खाने, पहनने तथा आवास के लिए क्रमशः आवश्यक बर्तन, वस्त्र और गृह निर्माण सामग्रियों का उत्पादन कुटीर उद्योगों से ही किया जाता था। भारत में जुलाहों द्वारा कपड़ा बुनना, कुम्हार का बर्तन बनाना आदि कुटीर उद्योगों के उदाहरण है। कुटीर उद्योगों में पूंजी तथा यांत्रिकी शक्ति का उपयोग नहीं के बराबर होता है। क्या होता है? यांत्रिकी शक्ति यानी मशीनों के ऊपर उसमें खर्चा नहीं लगता है। केंद्र में कुटीर उद्योग में पूंजी तथा यांत्रिकी शक्ति के उपयोग नहीं के बराबर है। मतलब उसमें पूंजी कम लगती है और यांत्रिकी शक्ति यानी मशीनों का भी उसमें कम प्रयोग होता है। अब एक कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सबसे बढ़िया और अच्छा वाला घड़े, कुम्हार का घड़ा बनाना। मिट्टी कहीं से ली और घड़ा बना लिया, उसका इतना खर्चा नहीं लगता है। और ये आपको देखना रोड के किनारे बैठे हुए मिलेंगे। ये इसको बेचने के लिए कहीं दूसरी शहर में या दूसरी जगह नहीं जाते। वो उसका घर होता है ना, वहीं पे कहीं अड़ोस पड़ोस के अंदर रोडों के ऊपर बेचने के लिए बैठ जाते हैं और जितने बिकते हैं उतने बिकते हैं, बाकी अपने घर में लाके रख देते हैं। तो यह कुटीर उद्योग का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। लघु पैमाने के उद्योग, राष्ट्र संघीय एशिया एवं सुदूर पूर्व आयोग के अनुसार यह वह उद्योग जिसमें वेतन पर काम करने वाले 50 से कम श्रमिकों की सहायता से उत्पादन हो, परंतु किसी मशीन का उपयोग न होता हो अथवा मशीन का उपयोग होता हो तो परंतु वेतन भोगी श्रमिकों की संख्या 20 से कम हो, लघु पैमाने के उद्योग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लघु पैमाने के उद्योग कहलाते हैं। बृहद पैमाने के उद्योग, बृहद पैमाने के उद्योग किसी भी देश की आर्थिक समुन्नति एवं लोगों के ऊंचे जीवन स्तर के लिए अति आवश्यक होते हैं। इसका कारण यह है कि किसी देश या क्षेत्र का वास्तविक विकास बृहद उद्योगों से ही द्वारा ही होता है। कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अंतर। कुटीर उद्योगों और लघु उद्योगों में क्या अंतर है? अधिकांश कार्य हस्तकार स्वयं उसके परिवार के सदस्य करते हैं और इसके अंदर उत्पादक ऊर्जा के चलने वाले मशीनों एवं मजदूरों द्वारा किया जाता है। अधिकांश उत्पादक घर में ही प्रयोग किया जाता है और बहुत कम उत्पादित वस्तुओं को बाजार में बेचा जाता है। अधिकांश उत्पादक वस्तुएं बाजार में बेची जाती हैं। कुटीर उद्योगों के लिए कच्चा माल स्थानीय आपूर्ति की प्राप्त किया जाता है और इस लघु उद्योगों में स्थानीय बाजार से कच्चा माल प्राप्त न होने पर दूर स्थानों पर भी मंगवाया जाता है। जबकि कुटीर उद्योग में उत्पादक स्थानीय बाजार में बेचा जाता है, लघु उद्योग में उत्पादन स्थानीय और दूर के बाजारों में भी बेचा जाता है। फिर लघु उद्योग और उद्योगों के उद्योग में अंतर, यानी लघु उद्योग, पहले हमने कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों के अंतर पढ़े, अब हम लघु उद्योग और वृहद उद्योगों में अंतर पढ़ेंगे। हैं लघु उद्योग, औद्योगिक क्रियाएं लघु पैमाने पर होती हैं। इनमें ऊर्जा से चलने वाली साधारण मशीनों का प्रयोग होता है। इन उद्योगों में कम पूंजी तथा कम श्रमिक की आवश्यकता होती है, यानी कम पूंजी में भी होते हैं और कम श्रमिक होंगे तो भी हो जाएगा। स्थानीय स्तर पर कच्चा माल उपलब्ध न होने पर भी दूर स्थानों, मतलब अगर स्थानीय स्तर पर कच्चा माल प्राप्त नहीं हो तो आप दूसरी शहर से भी मंगाते हैं। गुणवत्ता का सामान्य रूप से ध्यान रखा जाता है, मतलब गुणवत्ता पर भी फोकस किया जाता है कि हाँ अच्छी गुणवत्ता इसकी होनी चाहिए। लघु उद्योगों का प्रबंधन साधारण होता है, उनका प्रबंधन जो होता है वो साधारण तरीके से जाता है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट ज्यादा खास तरीके से नहीं किया जाता है। मध्य उत्पाद को सीमावर्ती बाजारों में बेचा जाता है, यानी अड़ोस पड़ोस के जो है बाजारों में उन्हीं में बेचा जाएगा, उसके विदेश नहीं जाया जाता है। यहाँ बृहद उद्योगों के प्रकार, औद्योगिक क्रियाएं बृहद पैमाने पर होती है, बड़े तरीके या बड़े पैमाने पर इनकी औद्योगिक क्रियाएं होती हैं और इसमें अति आधुनिक ऊर्जा के चलने वाले स्वचालित मशीनों का प्रयोग, अपने ऑटोमेटिक जो मशीनें चलती रहती है उसका भी उपयोग इसमें किया जाता है। इन उद्योगों में अधिक पूंजी और अधिक श्रम की आवश्यकता होती है तथा कारखानों में हजारों की संख्या में श्रमिक होते हैं। कच्चा माल बहुत दूर स्थित प्रदेशों में प्राप्त किया जाता है, आवश्यकता पड़ने पर कच्चे माल का आयात भी किया जाता है। उत्पादन की गुणवत्ता नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उत्पाद विशिष्टीकरण बृहद पैमाने के उद्योगों की विशेषता है। बृहद पैमाने के उद्योगों का प्रबंधन जटिल होता है, मतलब बड़े अगर उद्योग होंगे तो उसके मैनेजमेंट भी बड़ी एक दो आदमी से होगा नहीं, उसके लिए अलग अलग मैनेजर रखने पड़ेंगे और बहुत सारे लोग रखने पड़ेंगे, तब उसका मैनेजमेंट होगा, अदरवाइज चीजें कंट्रोल में नहीं आती। उत्पाद को दूर स्थित बाजार में बेचा जाता था, इसका निर्यात भी किया जाता है। कच्चा माल तथा निर्मित वस्तुओं के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का किस हिसाब से वर्गीकरण किया गया है? कच्चा माल तथा निर्मित वस्तुओं के आधार पर भारी उद्योग और हल्के उद्योग, कौन से दो भागों में बांटा गया है? भारी उद्योग और हल्के उद्योग। भारी उद्योगों के अंदर ये बड़े पैमाने के उद्योग हैं, इनके कच्चे माल व तैयार माल दोनों ही भारी होते हैं, अतः इन्हें कच्चे माल के स्रोत के निकट ही स्थापित किया जाता है, जैसे कि लौह और इस्पात उद्योग। मतलब अगर ये कच्चा माल में भी होता तो भी भारी है और अगर इनसे कोई औजार बन गया वो भी भारी बनेगा। तो ये जहाँ पे कच्चा माल प्राप्त होता है वहीं पे इनको उद्योगों को स्थापित किया जाता है, ताकि वहीं से कच्चा माल लेके वहीं बना के बाजार में बेचने के लिए भेज दिया जाए। हाँ, फिर है हल्के उद्योग। ये सामान्य छोटे पैमाने के उद्योग हैं, ये हल्के तथा सहज वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। इन उद्योगों के लिए बाजार की निकटतम सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों, इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। क्या है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग? सर्वोत्तम उदाहरण। उत्पादन के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। उत्पादन यानी आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता वस्तु उद्योग, मतलब उपभोक्ताओं की जो यूज करते हैं उस वस्तुओं का उद्योग, और आधारभूत यानी बेसिक्स जो चीजों की जरूरत होती है उसके उद्योग। उत्पादन के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण दो भागों में किया गया है, आधारभूत उद्योग और
उपभोक्ता वस्तु उद्योग। आधारभूत उद्योगों में इन उद्योगों के उत्पादों का प्रयोग अन्य प्रकार के उत्पादन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए लौह इस्पात से मशीन बनती है जो अन्य उत्पादों के निर्माण में प्रयोग की जाती है, अतः लौह इस्पात आधार उद्योग को आधारभूत उद्योग कहते हैं। उपभोक्ता वस्तु उद्योग, इन उद्योगों में उत्पादों को सीधे उपभोक्ता द्वारा उपयोग के लिए किया जाता है, जैसे खाने का तेल, वस्त्र, चाय, कॉफी, ब्रेड, रेडियो, टेलीविजन इत्यादि। कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण है। कच्चे माल के आधार पर कितने उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है? तो कृषि आधारित उद्योग, वन उत्पादन आधारित उद्योग, धात्विक उद्योग और रासायनिक उद्योग। धात्विक उद्योगों को भी दो भागों में बांटा, अलोह धातु था लोह धातु उद्योग। निर्माण उद्योग के उत्पादों का स्वरूप अनेक निर्माण में प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल पर भी निर्मित करता है, अतः कच्चे माल पर आधारित उत्पादों के स्वरूप में इन उद्योगों का वर्गीकरण किया जा सकता है। कृषि पर आधारित उद्योग, ये उद्योग कृषि उपजों को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। सूती वस्त्र, पटसन, चीनी, चाय, वनस्पति घी आदि उद्योग इसके उदाहरण हैं। वन उत्पादन पर आधारित उद्योग, इन उद्योगों में वनों से प्राप्त उत्पादों का प्रयोग होता है, जैसे कपास, लुगदी, रेयान, तारपीन का तेल, फर्नीचर, माचिस उद्योग आदि। धात्विक उद्योग, इन उद्योगों में विभिन्न प्रकार के धातुओं का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कौन से धात्विक जो उद्योग होते हैं, इन उद्योगों में विभिन्न प्रकार की धातुओं का कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। अलोह धातु उद्योग, अलोह धातु उद्योग, ये उद्योग अलोह धातुओं पर आधारित होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम और तांबे पर आधारित उद्योग। कौन से अलोह? एल्यूमिनियम और तांबे पर आधारित अलोह धातु उद्योग। लोह धातु उद्योग, ये उद्योग ऐसी धातुओं पर आधारित होते हैं जिनमें लोहांश होता है। लोह इस्पात उद्योग मशीन व औजार, रेल, इंजन, मोटर कार, कृषि औजार आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। रासायनिक उद्योग है, रासायनिक उद्योग में वह उद्योग आते हैं जो रासायनिक उत्पादों का प्रयोग कृषि, धातुकर्मी, कपड़ा, चमड़ा, कागज, कांच, चीनी, मिट्टी के बर्तन, साबुन तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आदि सभी में होता है। क्या होता है? दोबारा सुनो। रासायनिक उत्पादों का प्रयोग कृषि, धातुकर्मी, कपड़ा, चमड़ा, कागज का, कांच, चीनी, मिट्टी के बर्तन, साबुन तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग आदि में भी होता है। कुछ रासायनिक उत्पाद जैसे नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, कोयला, पेट्रोलियम आदि खनिजों से प्राप्त होते हैं तथा कुछ द्वितीय उत्पादों के रूप में पाए जाते हैं। रासायनिक उर्वरक, पेंट, वार्निश, प्लास्टिक, औषधि आदि पेट्रोकेमिकल्स उद्योग के रूप में उदाहरण है। दोबारा सुनो। रासायनिक उर्वरक, पेंट, वार्निश, प्लास्टिक, औषधि आदि पेट्रोकेमिकल्स उद्योग के प्रमुख उदाहरण। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है। किसके? स्वामित्व के आधार पर। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। कौन से? सार्वजनिक, निजी और संयुक्त। संयुक्त के अंदर निजी और सार्वजनिक दोनों आ जाते हैं, मतलब पार्टनरशिप होती है। सार्वजनिक की 50% और निजी की 50% इस हिसाब से पार्टनरशिप होती है इसके अंदर। जब किसी उद्योग का स्वामित्व तथा प्रतिबंध सरकार के हाथों में होता है तो सार्वजनिक उद्योग कहते हैं, और राज्य सरकारें भी ऐसी इकाइयों को स्थापना और संचालन करती हैं। उदाहरण के तौर पर दुर्गापुरा, राउरकेला, भिलाई के लौह इस्पात के अंदर भारी उद्योग है। कौन सा? दुर्गापुरा, राउरकेला और भिलाई के जो लौह इस्पात के उद्योग के अंदर वो भारी उद्योग है। निजी क्षेत्र के उद्योग, किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व तथा प्रबंधन में संचालित उद्योग निजी क्षेत्र के उद्योग कहलाते हैं। जब एक व्यक्ति अपनी पूंजी लगाकर उद्योग स्थापित करता है तो वह उस उद्योग का प्रबंधन निजी उद्योगपतियों के रूप में करता है। उदाहरण के लिए सोनीपत का एटलस साइकिल और फरीदाबाद का बाटा शू कंपनी आदि। और सबसे बड़ा एग्जांपल अगर आप इसका लेना चाहते हो तो रिलायंस कंपनी, मुकेश अंबानी की। संयुक्त क्षेत्र, जिन क्षेत्रों को सरकार तथा जनसाधारण मिलकर चलाते हैं उन्हें संयुक्त क्षेत्र कहते हैं। उद्योगों को स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक ये हैं: भौतिक कारक, आर्थिक कारक और राजनीतिक कारक। ये जो 3 कारक हैं ये भूगों की जो उद्योगों की जो स्थानीयकरण है उसको प्रभावित करते हैं। भौगोलिक कारण, भौगोलिक कारण कच्चा माल, चालक शक्ति, श्रम, परिवहन तथा संसार, बाजार, जलवायु, जलापूर्ति, सस्ती भूमि, ये जो कारक हैं ये उद्योगों को प्रभावित करते हैं। कच्चा माल कैसे कैसे प्रभावित करते हैं, मतलब ये जो उद्योग कैसे इफेक्ट करते हैं उद्योगों? तो कच्चा माल कैसे करता है ऐसा? उद्योग उन्हीं स्थानों पर स्थापित किए जाते हैं जहां कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है, अतः अधिकतर उद्योग खानों, वनों, कृषि क्षेत्रों व समुद्रों के निकट पाए जाते हैं। अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग कोयले की खानों के पास, लोहे की खानों के समीप अथवा कोयले अथवा लोहे की खानों के मध्य किसी अनुकूल स्थान पर स्थापित किए जाते हैं। इसमें कुछ समझाने जैसा, कोई रॉकेट साइंस जैसा है नहीं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज दे रखी है। जैसे मैं मुंह से बोल रही हूँ सेम वही लैंग्वेज यहाँ लिखी हुई है, तो समझाने जैसा इसमें कुछ है नहीं। भार ह्रासमान यानी वेट लॉसिंग पदार्थ, निर्माण प्रक्रम में जिस कच्चे माल का भार घटता है उसे भार ह्रास
पदार्थ कहते हैं। मतलब कि जैसे किसी चीज, जब कोई कच्चा माल था वो उस वक्त भारी था, लेकिन जब उसको उद्योग के द्वारा एक अलग रूप दे दिया गया और बना दिया गया, उसके बाद में उसका वजन घट गया, उसी को हम बोलते हैं भारहास पदार्थ कहते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती है जिनके भार का ह्रास नहीं होता, जैसे 1 टन सूत बनाने के लिए 1 टन रुई की ही आवश्यकता होती है। मतलब ना तो भार घटा और ना भार घट बढ़ा, सेम वजन रहा। लोहा अयस्क से इस्पात बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, लकड़ी से लुगदी तथा लुगदी से कागज बनाना, लोटेक्स से रबड़ बनाना आदि इसी प्रकार के उद्योग हैं। चालक शक्ति, उद्योग के मशीनें चलाने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति के प्रमुख साधन कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा है। लोहा इस्पात जैसे उद्योग जो कोयले से शक्ति प्राप्त करते हैं, उन्हें कोयले की खानों के समय भी स्थापित किया जाता है। एल्यूमिनियम जैसे उद्योग जिनमें जल विद्युत की अधिक आवश्यकता होती है, जल विद्युत उत्पादन क्षेत्रों में ही स्थापित किया जाता है। मतलब कहने का सारांश ये है, जिस जिस उद्योग का कच्चा माल जहां मिलता है ना, उन उद्योगों को उसके पास ही लगाना चाहिए, ताकि ज्यादा समस्याएं ना हो उद्योगपतियों को, और वहां से कच्चा माल लेके उनको उद्योगों में रूप धारण करा के, मतलब जो जिस चीज को जो बनाना है उसको बना के फिर सीधा बाजार में भेज दो और वहां से पब्लिक तो पहुंच जाता है। फिर ये श्रम, श्रम यानी लेबर। आधुनिक युग में स्वचालित मशीनों तथा कंप्यूटरों जैसे यंत्रों का आविष्कार हो चुका है, फिर भी औद्योगिक विकास में मानव श्रमिकों की बहुलता के साथ साथ उनका कुशल तथा सस्ता होना भी आवश्यक है। परिवहन एवं संचार के साधन, कच्चे माल के उद्योग केंद्र तक लाने और निर्मात माल को बाजार तक ले जाने के लिए सस्ते और कुशल परिवहन का होना अनिवार्य। यही कारण है कि सड़क व रेल की जंक्शन तथा बंदरगाह औद्योगिक केंद्रों के रूप में स्थापित हो जाते हैं। परिवहन के साधनों की भांति संचार के साधन जैसे डाक, तार, टेलीफोन, मोबाइल एवं इंटरनेट आदि भी औद्योगिक विकास में सहायक होते हैं। इसमें उद्योग संबंधित सूचनाएं शीघ्र मिलती हैं। बाजार, उद्योगों के स्थानीयकरण में बाजार एक बहुत बहुत महत्व है। बाजार निर्मित उत्पादों के विक्रय का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। यही कारण है कि अधिकांश उद्योग बड़े नगरों में समीप स्थापित किए जाते हैं, यहाँ उनके लिए बाजार उपलब्ध होता है। जलवायु भी प्रभाव इफेक्ट करती है उद्योगों को। कुछ उद्योगों के लिए तो विशेष प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है, जैसे सूती वस्त्र उद्योगों के लिए आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, क्योंकि शुष्क जलवायु में इसका धागा बार बार टूटता रहता है। इसी प्रक्रिया में कृत्रिम आर्द्रीकरण से व्यक्त बढ़ जाते हैं, वह बढ़ जाता है। मतलब अगर जैसी जलवायु, जिस उद्योग को जैसी जलवायु की जरूरत है वैसी जलवायु मिलेगी, वहीं पे स्थापित होगा तो ज्यादा खर्चा नहीं होगा। लेकिन अगर उल्टा कर दिया, स्थापित कर दी, मतलब अगर जिसको ठंडी जलवायु की जरूरत थी उसे गर्म जलवायु में स्थापित कर दिया, तो या तो खर्चा ज्यादा लगेगा या फिर वो चलेगा नहीं, बंद हो जाएगा। खर्चा ज्यादा इसलिए लगेगा क्योंकि उसकी जो जहां पे हम लोग उद्योग कर रहे हैं, जलवायु को उसके अकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी। फिर जल आपूर्ति, लोह इस्पात, वस्त्र निर्माण उद्योग, रासायनिक उद्योग, कागज उद्योग आदि कुछ ऐसे उद्योग हैं जो जल के बिना विकसित नहीं हो सकते हैं। ये उद्योग जल स्रोत के निकट ही स्थापित किए जाने चाहिए। उदाहरण, पश्चिम बंगाल में पटसन उद्योग हुगली नदी के ही किनारे पर विकसित हुआ है। क्योंकि पटसन के धोने व रगड़ने आदि के लिए हुगली नदी से पर्याप्त जल प्राप्त हो जाता है। सस्ती भूमि, कई उद्योग धंधे बड़े नगरों में स्थापित नहीं किए जाते क्योंकि वहां पर भूमि महंगी होती है। अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग का विकास होने का एक बड़ा कारण है यह था कि वहां पर भूमि मुंबई की अपेक्षा बहुत सस्ती थी, अतः बहुत से उद्योगपति मुंबई की अपेक्षा अहमदाबाद की ओर अधिक आकर्षित हुए, क्योंकि इस उद्योग के स्थानीकरण के लिए सामान्य सुविधाएं दोनों स्थानों पर लगभग एक समान ही थी। आर्थिक कारक क्या है? तो पूंजी है, बैंकिंग सुविधा और बीमा सुविधा है। तो अब जो आर्थिक कारक जो है, पूंजी मतलब उद्योगों को चलाने के लिए पूंजी अच्छी चाहिए। बैंकिंग सुविधा यानी अगर कोई समस्या हमें बैंकिंग में पैसे निकालने में या डालने में हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। बीमा सुविधा यानी अगर हमारे जो कर्मचारी उनका हमें बीमा कराना है तो वो भी सुविधा हमें मिलनी चाहिए है। तो पूंजी किसी भी उद्योग के सफल विकास के लिए पर्याप्त पूंजी का उपलब्ध होना अनिवार्य है। कारखाना लगाने, मशीनें तथा कच्चा माल खरीदने और मजदूरों को वेतन देने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। बैंकिंग सुविधा, उद्योग धंधों में प्रतिदिन लाखों रुपए का लेन देन होता है, यह सुविधा बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। बीमा सुविधा, बड़े उद्योगों में भारी मशीनों तथा श्रमिकों को अचानक क्षति पहुंचने का भय होता है। इन परिस्थितियों में देखते हुए बीमा सुविधा का होना आवश्यक है। राजनीतिक कारकों से है, राजनीतिक स्थिरता होनी चाहिए। सरकार की औद्योगिक नीतियां, मतलब सरकार औद्योगिक नीतियां अच्छी होनी चाहिए और राजनीतिक स्थिरता होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सरकार बदल रही, एक सरकार आई उसने तो उद्योगपतियों को अलग अलग नीतियां बना दी और अनेक सहयोग दिए, दूसरी राजनीतिक पार्टी आ गई तो उसने फिर उनकी टांगी खींच दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीतिक स्थिरता, उद्योगपति उन्हीं प्रदेशों में उद्योग स्थापित करते हैं जहां राजनीतिक स्थिरता
होता है। सरकार की औद्योगिक नीतियां, विदेश किसी भी देश सरकार की नीतियां भी उद्योग के विकास को प्रभावित करती हैं। यदि किसी देश की सरकार वहां के उद्योगों को राष्ट्रीयकरण कर रही है तो विदेशी कंपनियां वहां उद्योग नहीं लगाएंगी। इसके विपरीत यदि टैक्स में छूट अथवा अन्य सुविधाएं दी जाए तो औद्योगिक विकास की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि विदेशी जो कंपनियां होती हैं वो उस देश में अपनी कंपनियों को स्थापित करती हैं और उस देश के जो लोग होते हैं उनको भी वहाँ काम धंधा मिलता है और वहाँ की जो बैंकिंग सुविधा उनको भी दूसरे देश की डॉलर मिलती है और जो वहाँ पे दूसरे देशों की जो चीजें हैं वो अपने देश के अंदर आती हैं और उसका भी लोग यूज कर पाते हैं। विश्व के प्रमुख उद्योग, विश्व में कौन कौन से उद्योग हैं जो सबसे ज्यादा प्रमुख उद्योग हैं और यूज किए जाते हैं? लौह एवं इस्पात उद्योग। तो लौह और इस्पात उद्योग के अंदर कौन कौन से विश्व के लेवल पर, यानी विश्व में अब तक के जितने लौह और इस्पात के उद्योग वो सारे हम इसके अंदर पढ़ेंगे हैं। तो उसमें आधुनिक मशीन सभ्यता के लिए लौह एवं इस्पात आधारभूत उद्योग हैं। किसी देश के औद्योगिक विकास का मापदंड वहां के लौह इस्पात उद्योग ही हैं। लौह इस्पात आधुनिक सभ्यता के लिए वरदान ही नहीं बल्कि दैनिक जीवन की अनिवार्य वस्तु भी है। आर्थिक एवं तकनीकी विकास के साथ साथ इसकी मांग और उत्पादन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस प्रकार इसे आधुनिक अर्थव्यवस्था की मेरुदंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक अर्थव्यवस्था की मेरुदंड भी कहा जाता है। लौह इस्पात बनाने के लिए लौह अयस्क से प्राप्त लौह अंशों को कोक, चारकोल, चूना पत्थर आदि मिलाकर भट्टी में प्रगलन के लिए डाला जाता है। क्या किया जाता है? प्रगलन के लिए डाला जाता है। इस मिश्रण को अत्यधिक तापमान पर पिघलाने के लिए गर्म हवा, ऑक्सीजन व तेल की तीव्र झोंकों द्वारा भट्टियों में डाला जाता है। क्या किया जाता है? तापमान को पिघलाने के लिए हवा, ऑक्सीजन, तीव्र झोंकों द्वारा भट्टियों में डाला जाता है। इन भट्टियों को झोंका भट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन भट्टियों को झोंका भट्टी। पिघला हुआ लोहा एक सांचे में डाल दिया जाता है और जहां वह ठंडा होकर ठोस बन जाता है इसे कच्चा लोहा कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे कच्चा लोहा कहते हैं। इस उद्योग के लिए प्रमुख धातु लोहा धातु होता है। जो लोहा अयस्क से प्राप्त होता है, अधिक उपयोग किए जाने वाले लोहा अयस्क मैग्नेटाइट और हेमेटाइट ही है। इसके अतिरिक्त लिग्नोटाइट का भी प्रयोग किया जाता है। सामान्य 1 टन लोहा इस्पात बनाने के लिए 1.5 से 2 टन लोहा अयस्क की आवश्यकता होती है। बहुत से लोहा इस्पात उद्योग अयस्क के भंडारों के निकट ही स्थापित किए गए हैं। कोयला, सामान्य 1 टन लोहा इस्पात बनाने के लिए 2 से 2.5 टन कोयले की आवश्यकता होती है। इसलिए अधिकांश लोहा इस्पात केंद्र को कोयले क्षेत्र से निकट स्थापित किए जाते हैं। लोहा इस्पात उद्योगों में मुख्य बिटुमिन्स कोयला का प्रयोग किया जाता है। किसका दिया? लोहा इस्पात में बिटुमिन्स कोयला का उपयोग किया जाता है। इसके कुकिंग कोयला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कुकिंग कोयला भी कहा जाता है। विश्व के प्रमुख लोहा इस्पात केंद्र कौन से हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में लोहा इस्पात प्रमुख केंद्र कौन से? पिट्सबर्ग, बर्मिंघम, शिकागो, डुलूथ, मेसाबी आदि। कनाडा के अंदर हैमिल्टन कनाडा का, ब्रिटेन के अंदर न्यूकैसल, फ्रांस के अंदर लियोनविले, लोरिन व सार क्षेत्र, जर्मनी के अंदर टोडमंड, एसेन, डसेलफोर्ड, रूस के अंदर मॉस्को, मैग्निटोगोस्टो और चेलियास्क टूला, यूक्रेन के अंदर क्रीवारांग, रोस्त्रोंगो, जापान में ओसाका, कोबे व क्योटो, नासाकी, वाताका, कावासाकी, टोक्यो। ये नाम आपको ऐसे याद करने होंगे। दोबारा बताती हूँ। ओसाका, कोबे, क्योटो, नागासाकी, यावाता, कावासाकी, टोक्यो इत्यादि जो नाम है वो। फिर है चीन, अंशन मुकदेन, वुहान, अर्जेंटीना, ला प्लाटा। शीर्ष 5 लोहा इस्पात उत्पादक राष्ट्र। प्रथम चीन, द्वितीय भारत, तृतीय जापान, चतुर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका, पंचम दक्षिणी कोरिया। वस्त्र उद्योग के लिए क्या क्या कौन कौन सी जलवायु जरूरी है और क्या कहते हैं कहाँ ये पाया जाता है? भोजन के बाद वस्त्र मनुष्य की दूसरी मूलभूत आवश्यकता है। वस्त्र निर्माण मनुष्य का सबसे प्राचीन उद्योग है और प्रागैतिहासिक काल से ही भारत, चीन, मिस्र, पेरू, मेक्सिको आदि देशों में वस्त्र निर्माण का कार्य किया जाता है। वस्त्र उद्योगों के लिए विभिन्न प्रकार के रेशों की आवश्यकता होती है जो वनस्पति या पशु से प्राप्त होते हैं, जैसे कपास, जूट, फ्लैक्स, हैम आदि रेशे वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, जबकि ऊन, मोहेर, रेशम आदि रेशे पशुओं से प्राप्त होते हैं। कपास, जूट, फ्लैक्स और हैम ये 4 जो हैं वो रेशों से प्राप्त होते हैं, वनस्पतियों से। 4 रेशे वनस्पतियों से और ऊन, मोहरे, रेशम आदि जो है पशुओं से प्राप्त होते हैं। वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, रेशम वस्त्र उद्योग और पटसन वस्त्र उद्योग।
सूती वस्त्र उद्योग। आधुनिक सूती वस्त्र उद्योग का प्रारंभ 18वीं शताब्दी में हरग्रीव्स द्वारा स्पिनिंग जैनी, कॉम्पटन द्वारा प्यूल, कार्टराइट द्वारा शक्तिशालित करघा तथा ब्रिटेन में कॉटन जीन तथा भाप के इंजन के आविष्कारों के बाद हुआ। सूती वस्त्र उद्योगों में अनेक प्रकार से मिले थे, जैसे कपास धुंधना, कातना, बुनना, रंगना तथा ब्लीच या रंग उड़ाना, साफ करना। ये अनेक जो प्रक्रियाएं हैं ये सूती वस्त्र उद्योग के अंदर सम्मिलित हैं। सूती वस्त्र उद्योग को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं? कच्चा माल, शक्ति के साधन, सस्ता परिवहन, अनुकूल जलवायु, श्रम उपलब्धता, जलापूर्ति, पूंजी बाजार और सरकारी प्रोत्साहन। ये जो है ये सूती वस्त्र उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक हैं। कच्चा माल। सूती वस्त्र उद्योगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल कपास है। विश्व में बहुत से भागों में यह उद्योग कपास उत्पादन क्षेत्रों में विकसित हुआ है। भारत के मुंबई, अहमदाबाद तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के कपास की पेटी में विकसित उद्योग इसके प्रमुख उदाहरण हैं। नेक्स्ट है शक्ति के साधन। सूती वस्त्र उद्योगों में कोयले से चालक शक्ति प्राप्त की जाती है, इसलिए यह उद्योग कोयले क्षेत्रों के निकट स्थापित किया जाता है। ब्रिटेन के लंकाशायर में सूती वस्त्र उद्योग का विकास इसका एक अच्छा उदाहरण है। सस्ता परिवहन। जिन देशों में सस्ते परिवहन की सुविधा होती है वहां कपास की उपज न होने पर भी सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है, क्योंकि सस्ते परिवहन से सहायता से यहाँ हल्का कच्चा माल विदेशों से आयात किया जा सकता है। सस्ते परिवहन की उपलब्धता के कारण ही ब्रिटेन को भारत पाकिस्तान मिस्र संयुक्त राज्य अमेरिका आदि देशों से कपास प्राप्त होता है। अनुकूल जलवायु। शुष्क जलवायु में धागा बार बार टूटता रहता है, जिससे सूत काटने तथा कपड़ा बुनने में बड़ी कठिनाइयां आती हैं। इसके लिए आर्द्र जलवायु और समुद्री समीर उपयुक्त होता है। श्रम। सूती वस्त्र उद्योग में कुल उत्पादन लागत का बहुत बड़ा हिस्सा श्रम खर्च किया जाता है, इसलिए इस उद्योगों के लिए सबसे सस्ते और कुशल श्रम की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना अनिवार्य है। विश्व में सबसे अधिक श्रम वस्त्र उद्योग में लगा हुआ है। किसमें लगा हुआ है? विश्व में सबसे ज्यादा श्रम है वो वस्त्र उद्योग में लगा हुआ है। जलापूर्ति। सूती वस्त्र उद्योगों में वस्त्रों की धुलाई, रंगाई, छपाई आदि करने के लिए जल की आवश्यकता होती है, जो शुद्ध जल की आवश्यकता होती है। अतः ये उद्योग जलापूर्ति के स्रोत के निकट ही स्थापित किए जाते हैं। विश्व के प्रमुख वस्त्र उत्पादन क्षेत्र। चीन, संघाई, कैंटन, वुहान, नानकिंग और चुंगिंग, बीजिंग। ब्रिटेन, मैनचेस्टर, ब्रेडफोर्ड, डर्बीशायर और लीड्स। रूस, मॉस्को, इवानोवा, लेनिनग्राद। फिर ब्राजील, साओ पाउलो, रियो डी जेनेरिया। जापान, ओसाका, टोक्यो, याकोहामा और नगायो। पाकिस्तान, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर, फैसलाबाद, मुल्तान, हैदराबाद और गुंजावाला। पूर्व सोवियत संघ, चेलियाबिस्त, ओम्स्क, नोवोसिविस्क, ताशकंद, फरगना, बुखारा, ताशकवाद और दुशांबे, गोरकी, बाकू और खरेसान इत्यादि। इटली के अंदर मिलान, ट्यूरिन, ब्रेसिया, वेरोना, कोमो आदि। फ्रांस में लीले, सेंट क्विटेन, फ्रोमिनेंसी और पिलबार्ड। पोलैंड, लोर्ड्स, कार्कोवा और पोजनान। पुर्तगाल, पोर्टा, ब्रांगा, सांतो, ड्रसी और भारत में मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, मेरठ, कानपुर, लुधियाना, कोयम्बटूर, मदेरने, नागपुर, सिकंदराबाद, हैदराबाद, रतलाम और ग्वालियर, देवास, इंदौर, भोपाल इत्यादि जगहों में भारत में पाया जाता है। पूंजी। इस उद्योग में पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता होती है। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान आदि देशों में इस उद्योग के विकास में पूंजी निवेश का अत्यधिक सहयोग रहा है। बाजार। इस उद्योग की स्थिति में बाजार का अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि विक्रय की सुविधाएं साथ साथ परिवर्तनशील मांग और बदलने फैशन के अनुसार भारत का परिवर्तन किया जाता है। उत्पादन में परिवर्तन। भारत का नहीं, फैशन के अनुसार उत्पादन में परिवर्तन किया जाता है। सरकारी प्रोत्साहन। किसी भी देश की सरकार उद्योगों को प्रोत्साहन देकर उसके विकास में सहयोग कर सकती है। भारत में बहुत से वस्त्र उद्योग केंद्रों के विकास का श्रेय सरकार को है। ऊनी वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग के बाद ऊनी वस्त्र उद्योग विश्व का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग है। ऊनी वस्त्र का उत्पादन तथा इसकी मांग दोनों की सूती वस्त्र के उत्पादन तथा मांग से कम है। ऊनी वस्त्रों से अधिक मांग मुख्यतः शीतोष्ण व शीतकटिबंध जो है प्रदेशों में पाई जाती है। मात्रा की दृष्टि से विश्व में ऊनी वस्त्र उद्योग सूती वस्त्र उद्योग से 10 से 15% तक भाग ही है, परंतु मूल्य की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है। विश्व का लगभग 2/3 ऊनी वस्त्र उद्योग यूरोप में केंद्रित है। रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान तथा अन्य महत्वपूर्ण ऊनी वस्त्र उत्पादक देश हैं। और जो 2/3 भाग है वो कहाँ है? यूरोप में है, क्योंकि वहाँ ज्यादा ठंड पड़ती है। ज्यादा समय जो यूरोप के अंदर ठंड का रहता है। दक्षिणी गोलार्ध के मुख्य ऊन उत्पादक देश ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, अर्जेंटीना व उरुग्वे हैं, जो विश्व की केवल 5% ऊनी वस्त्र का उत्पादन करते हैं।
ऊन निर्माण की 2 पृथक विशिष्ट शाखाएं कौन सी हैं? कच्चे ऊन से धूल तथा चिकनाई हटाना और कताई तथा बुनाई तथा फिनिशिंग करना। विश्व के प्रमुख ऊन उत्पादक केंद्र कौन से हैं? ग्रेट ब्रिटेन के अंदर फ्रेटवुड, हडर्सफील्ड, लीड्स, और फ्रांस में लीले, रोबेक्स तथा टोरकोइना। जर्मनी में बारमेन, अल्बरफेल्ड तथा अकन। इटली में पो घाटी। जापान में ओसाका, कोबे तथा टोक्यो ओकोयामा क्षेत्र। यूएसए में न्यू इंग्लैंड, लॉरेंस तथा फिलाडेल्फिया। भारत में धारीवाल, अमृतसर, लुधियाना, खरड़, मुंबई, जामनगर, वडोदरा, कानपुर और अहमदाबाद इत्यादि। रेशम वस्त्र उद्योग। रेशम वस्त्र उद्योग का विकास सर्वप्रथम चीन में घरेलू उद्योग के रूप में किया। रेशम वस्त्र प्रारंभ से ही धनी वर्ग के विलास वस्तु रहा है, क्योंकि रेशम बहुत महंगा होता है तो अमीर लोग ही इसको अफोर्ड कर सकते हैं। यह सूती या ऊनी कपड़ों की अपेक्षा सीमित व अधिक केंद्रीभूत उद्योग रहा। जब बाद में इस उद्योग का प्रसार जापान, भारत, एशिया के अन्य देशों व यूरोप में भी हुआ। वर्तमान समय में जापान कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक, जहां विश्व का लगभग 3/4 कच्चा रेशम तैयार किया जाता है, वो भारत में किया जाता है। चीन कच्चे रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, जहां पर विश्व का लगभग 20% कच्चा रेशम का उत्पादन किया जाता है। विश्व के प्रमुख रेशम उत्पादक केंद्र देश। रेशम उत्पादक केंद्र जापान, कानाजावा, तोगीची, इमानाची, क्योटो तथा फुकोई। यूएसए न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क और न्यू इंग्लैंड। फ्रांस लिनियोस। इटली पो घाटी तथा आल्प्स पर्वत प्रदेश की निकटवर्ती प्रदेश मिलान, कोमा तथा ब्रह्मोस। ब्रिटेन मैक्लोसफील्ड, कांगलटेन तथा लीडर्स। जर्मनी फ्रैक्लो, मुंचेन, ग्लैंडवाश तथा रेहेटई। भारत कर्नाटका, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, असम, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि। रासायनिक दृष्टि से कृत्रिम रेशों को 2 वर्गों में रखा गया है। क्या रखा गया है? कृत्रिम रेशों को रासायनिक दृष्टि से 2 भागों में बांट के रखा, जिसमें पहला भाग है सेल्यूलोज रेशे, दूसरा है गैर सेल्यूलोज रेशे। कौन से? सेल्यूलोज रेशे और सेल्यूलोज रेशे था गैर सेल्यूलोज रेशे। इस प्रकार से रेशों का निर्माण तथा उत्पादन सर्वप्रथम पश्चिमी यूरोप में किया गया, जिनमें रेयन तथा एसीटेट सेल्यूलोज में रेशों का सर्वप्रथम विकास किया गया। गैर सेल्यूलोज रेशे, यह रेशा नाइलॉन, डेक्रॉन, ओरलोन, एक्रिलीन, डाइनील आदि, जो कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि से प्राप्त रसायनों में निर्मित होता है। ड्यू पॉइंट ने 1938 ईस्वी में नायलॉन विकसित किया, जो वाणिज्यिक रूप से पूर्णतः सफल मानव निर्मित रेशे था। कौन सा है? 1938 में नायलॉन विकसित किया। किसने किया? डी पॉइंट ने। किसने किया? नायलॉन, डी पॉइंट ने किया, जो वाणिज्यिक रूप से पूर्णतः सफल मानव निर्मित प्रथम रेशा था। सिंथेटिक रेशों का निर्माण 3 प्रमुख चरण है। आधारभूत कच्चे माल से रासायनिक पदार्थ बनाना, जैसे कि लकड़ी की लुगदी का कपास के धागों तथा रसायनों से सेल्यूलोज बनाना। किससे? लकड़ी की लुगदी या कपास के धागों तथा रसायनों से सेल्यूलोज बनाना। सेल्यूलोज तथा रसायनों को रेशों में परिवर्तित करना। कितना? सेल्यूलोज तथा रसायनों को रेशों में परिवर्तन करना। रेशों से वस्त्र निर्माण करना। क्या करना? वस्त्र निर्माण करना। जूट वस्त्र उद्योग, जूट वस्त्र उद्योग। तो जो जूट वस्त्र उद्योग है वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज की जो क्लास है, क्योंकि नेक्स्ट टीचर आएंगे, उनका टाइम हो गया है, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। और ये उद्योग का जो टॉपिक शुरू किया है आज, जितना मैंने आज पढ़ाया है उतना आज का आज ही याद कर लेना, कंप्लीट कर लेना, ताकि आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो कि आपने एक बार अगर कोई टॉपिक पढ़ लिया है तो वो फिर हमें पूरी जिंदगी याद रहेगा। जहाँ पे भी क्वेश्चन आएगा हम उसमें से क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है? तो जो और मैं आपको हर क्लास में बताती हूँ कि ये जो मैं पीपीटी करा रही हूँ नहीं, आपको इसलिए करा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ जैसे किसी कोचिंग में जाके पढ़ाओ तो बोल बोल के लिखा देते हैं, मैं यहाँ बोल बोल के नहीं लिखा सकती, इसलिए आपको एक कंटेंट दे रही हूँ। इस कंटेंट के हिसाब से ही तो सिंपल लैंग्वेज में है, तो इसमें ज़्यादा बर्डन डाल के समझाने की जरूरत है नहीं, सिंपल लैंग्वेज समझ में आराम से आपके आ रही है। तो इसलिए मैं इतना कंटेंट देगी पीपीटी के थ्रू आपको पढ़ा रही हूँ। बाकी नेक्स्ट अगर मैं मैराथन क्लास आप जब भी कराऊंगी ना, तो मैं मैपिंग के थ्रू डायरेक्ट समझा दूंगी, या फिर विदाउट मैपिंग वाले जो टॉपिक्स हैं उनको ऐसे ही समझाऊंगी जैसे अभी आपको बोल रही हूँ वैसे बोल बोल के समझा दूंगी। ठीक है? कोई स्पेशल ऐसी पीपीटी नहीं लगाऊंगी। ये इसलिए लगाई है क्योंकि मैं आपको बोल बोल के लिखा नहीं सकती, और बच्चे को अपने हैंड रिटन नोट्स चाहिए होते ताकि वो लास्ट टाइम में उनका रिवीजन कर सके, इसलिए मैं आपको ये पीपीटी करा रही दे के इस तरीके से पढ़ा रही हूँ। लेकिन यूट्यूब पर ये हमेशा अपलोड रहेगी, आप जब चाहो तब इस कंटेंट को देख के पढ़ के आराम से अपने खुद के हाथ से हैंड रिटन नोट्स बना के प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये आज की क्लास जो वो यहीं पे खत्म होती है। अब मिलेंगे कल दोबारा नेक्स्ट क्लास के अंदर, और आज जो मैंने पढ़ाया उसको आज ही याद कर लेना ताकि दोबारा जिंदगी में आपको ये टॉपिक पढ़ना ही ना पड़े। जब भी क्वेश्चन आए आपको इसमें से करके आ जाओ। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, बाय, थैंक यू।